नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संकल्प स्टडी पॉइंट उत्तराखंड में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तराखंड जीके पर। दोस्तों आज का हमारा मॉक टेस्ट रहेगा 17 और इससे पहले दोस्तों हमने 16 जो है मॉक टेस्ट कंप्लीट किए हैं, जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और आप सभी लोग दोस्तों वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, और साथ ही साथ दोस्तों आप आंसर करते हुए भी चलेंगे। पहला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हैं सारे। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का अनुच्छेद 164। ठीक है, सी इसका राइट रहेगा दोस्तों। याद रखेंगे क्वेश्चन कि संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत जो है राज्यपाल क्या करता है, राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की क्या करता है, नियुक्ति करता है। पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा। आपको पूछा जा सकता है दोस्तों कि किस अनुसूची के तहत जो है राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। ये तो नियुक्ति हो गया। ठीक है, तो याद रखेंगे राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद के तहत करता है। तो अनुच्छेद याद रखेंगे, अनुच्छेद है आपका 164। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है आपका दोस्तों अनुच्छेद की जगह आपको अगर अनुसूची पूछ ली जाए, ठीक है, संविधान के किस अनुसूची के तहत, ठीक है, संविधान के किस अनुसूची के तहत जो है राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है, तो अनुसूची याद रखेंगे, अनुसूची संख्या 3। ठीक है, अनुसूची 3 के तहत दोस्तों क्या करता है, राज्यपाल मुख्यमंत्री को जो है क्या करता है, शपथ दिलाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों आपको अच्छे से बता रखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री दोस्तों राज्य कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था। और मुख्यमंत्री को दोस्तों प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। ठीक है, यानी कि मुख्यमंत्री जैसे दोस्तों जैसे प्रधानमंत्री केंद्र में जो है दोस्तों काम करता है, उसी प्रकार मुख्यमंत्री भी जो है राज्य में काम करता है। तो इसीलिए दोस्तों मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का लघु रूप, ठीक है, प्रधानमंत्री का लघु रूप कहते हैं। ठीक है, लघु रूप। तो याद रखेंगे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री का लघु रूप कहा जाता है। तो ये तीनों फैक्ट आप याद रखेंगे, किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और किस अनुसूची के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेंगे दोस्तों। देखिए क्वेश्चन क्या है, विधानसभा का सत्र जो है वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है। यानी कि विधानसभा का सत्र जो है, ठीक है, वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार आहूत किया जाना आवश्यक है, कितनी बार बुलाना आवश्यक है। तो देखिए 1, 2, 3 या फिर 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहेगा, मैंने आपको अच्छे से बताया है। विधानसभा का सत्र जो है दोस्तों वर्ष में कम से कम 2 बार आहूत किया जाना आवश्यक है। कितनी बार? 2 बार। तो बी आपका राइट रहेगा दोस्तों। साथ ही साथ याद रखेंगे दोस्तों कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे। देखिए जो दो कम से कम वर्ष में 2 बार जो है दोस्तों विधानसभा का सत्र आहूत किया जाता है। याद रखेंगे विधानसभा का सत्र वर्ष में 2 बार आहूत किया जाता है, और 2 सत्रों के बीच जो है दोस्तों 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। कितने का? 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए 2 सत्रों के बीच। ठीक है, इसको याद रखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करें विधानसभा की, तो विधानसभा से आपको मैंने अच्छे से बता रखा है विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, कार्यकाल कितना होता है विधानसभा का? 5 वर्ष होता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको बताया था कार्यकाल 5 वर्ष होता है विधानसभा का, लेकिन आपातकाल की स्थिति में जो है क्या होता है, आपातकाल की स्थिति में, ठीक है, आपातकाल की स्थिति में दोस्तों विधानसभा का कार्यकाल जो है 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है आपातकाल की स्थिति में। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों विधानसभा मैंने बता दिया आपको, और यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि विधानसभा का गठन जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए विधानसभा का जो गठन है वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है गठन किया जाता है।
ठीक है, तो याद रखेंगे विधानसभा का जो गठन है दोस्तों वो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? अनुच्छेद आपका कौन सा है? 170। ठीक है, तो अनुच्छेद 170 के तहत जो है विधानसभा का गठन जो है दोस्तों किया जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको याद रखनी है। आगे आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है? ऑप्शन देखिए, अनुच्छेद 220, अनुच्छेद 224, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 228। तो राइट आंसर क्या रहेगा? आपको बताना है अनुच्छेद जिसके तहत उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट क्या करता है? हाई कोर्ट रिट जारी करता है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया है आपको। ठीक है, हाई कोर्ट जो है रिट जारी जो है किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अनुच्छेद 226। ठीक है, उच्च न्यायालय जो है दोस्तों हाई कोर्ट जो है किसके तहत रिट जारी करता है? तो अनुच्छेद संख्या, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत जो है उच्च न्यायालय रिट जारी करता है। ठीक है, अनुच्छेद याद रखेंगे। ये तो हाई कोर्ट की बात होगी। बात करें दोस्तों सुप्रीम कोर्ट की, तो याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट जो है किसके तहत रिट जारी करता है, किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट दोस्तों अनुच्छेद संख्या 32 के तहत जो है रिट जारी करता है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अनुच्छेद 32 यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। दोनों चीज याद रखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है? आपको ऑप्शन दिए हैं अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़, चमोली। तो आपको बताना है उत्तराखंड राज्य के किस जिले में सर्वाधिक जो है शीतकालीन वर्षा होती है। तो राइट आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 4 का? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों अल्मोड़ा। ठीक है, तो याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा जो है कौन कौन से जिलों में होती है उत्तराखंड के। तो याद रखेंगे कौन कौन से जिले आते हैं इसमें। तो शीतकालीन वर्षा दोस्तों, सर्वाधिक जो शीतकालीन वर्षा वाले जिले हैं उत्तराखंड के वो 4 जिले हैं। इनके आप नाम जरूर याद रखेंगे। पहला तो आपका अल्मोड़ा हो गया। ठीक है, दूसरे नंबर पर याद रखेंगे पौड़ी गढ़वाल, दूसरे में पौड़ी, तीसरे में टिहरी गढ़वाल। ठीक है, और चौथा नाम याद रखेंगे देहरादून। ठीक है, तो अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी और देहरादून ये 4 जिले दोस्तों, यहाँ जो है सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है। और साथ ही साथ दोस्तों आपको पूछा जा सकता है कितने सेंटीमीटर वर्षा यहाँ होती है। तो याद रखेंगे दोस्तों 12.5, ठीक है, 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक वर्षा यहाँ होती है दोस्तों। ठीक है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। ठीक है, ये 4 जिले याद रखेंगे। उत्तराखंड राज्य के जो जिले हैं जहाँ सर्वाधिक शीतकालीन वर्षा होती है वो 4 जिले हैं अल्मोड़ा, पौड़ी, टिहरी और देहरादून। और कितनी वर्षा होती है? तो 12.5 सेंटीमीटर से कुछ अधिक वर्षा यहाँ होती है। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। इसका आंसर करेंगे उत्तराखंड का सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। कौन सा जिला है बताना है आपने। उधम सिंह नगर, पौड़ी, चंपावत, देहरादून। ये दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार रहेगा। तो ऑप्शन दोस्तों क्या रहेगा? इसका आंसर कौन सा रहेगा? सबसे कम जो है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला बताना है। ठीक है, तो राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्या रहेगा राइट आंसर? बताइए। राइट आंसर रहेगा दोस्तों पौड़ी। ठीक है, तो याद रखेंगे सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है उत्तराखंड का? ये है पौड़ी। ठीक है, कितनी है पौड़ी की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर? तो याद रखेंगे पौड़ी का है आपका -1.41%। ठीक है, इसको याद रखेंगे -1.41% जो है ये पौड़ी का दोस्तों दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। तो याद रखेंगे सबसे कम है। और सबसे अगर अधिक पूछा गया आपको, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तराखंड का सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तब याद रखेंगे अधिक में आएगा आपका उधम सिंह नगर।
ठीक है, उधम सिंह नगर। ठीक है, तो सबसे कम पौड़ी है, कितना है, -1.41% है। और अधिक की बात करें तो उधम सिंह नगर है। और उधम सिंह नगर का दोस्तों 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है उधम सिंह नगर की, तो याद रखेंगे दोस्तों इसको 33.45%। ठीक है, ये दोनों चीज याद रखेंगे, सबसे कम 10 की जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला पौड़ी और सबसे अधिक उधम सिंह नगर। और 10 की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है मैंने आपको बता दिया, पौड़ी की माइनस में है -1.41% और उधम सिंह नगर का आपका 33.45%। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, राज्य में झिलमिल ताल कहाँ स्थित है। तो आपको बता रखा है मैंने कई बार, तो आंसर क्या रहेगा 6 का आंसर रहेगा चंपावत। ठीक है, 20 का राइट रहेगा झिलमिल ताल कहाँ है, ये चंपावत में है दोस्तों, याद रखेंगे इसको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें दोस्तों, 7 है आपका किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, ये एक पुस्तक है दोस्तों, ये किसने लिखी है आपको बताना है। ठीक है, किंगडम ऑफ नेपाल। ऑप्शन देखिए, डब्ल्यू फ्रेजर, फ्रांसिस हैमिल्टन, गार्डनर या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, मैंने आपको बताया है किंगडम ऑफ नेपाल जो है, इस पुस्तक से हमें चंद वंश के शासक की जानकारी मिलती है। किस शासक की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, मैंने आपको सारी डिटेल बताया था आपको। तो राइट आंसर क्या रहेगा, किंगडम ऑफ नेपाल नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो 7 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों फ्रांसिस हैमिल्टन। ठीक है, 20 का राइट रहेगा फ्रांसिस हैमिल्टन की बुक है दोस्तों किंगडम ऑफ नेपाल। ठीक है, इस किंगडम ऑफ नेपाल बुक में याद रखेंगे दोस्तों, इस पुस्तक से हमें किसकी जानकारी मिलती है, इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है, किसके बारे में मिलती है, थोहर चंद के बारे में। ठीक है, अब थोहर चंद कौन था, मैंने आपको बताया था थोहर चंद के बारे में, चंद वंश का इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है थोहर चंद को। ठीक है, और साथ ही साथ ये थोहर चंद दोस्तों चंद वंश का 23 नंबर का राजा था, 23वां जो है 23वां राजा था। ठीक है, शासक राजा जो भी कहें आप, तो याद रखेंगे इसको। पुस्तक का नाम याद रखना है, पुस्तक किसने लिखी है याद रखना है, और इस पुस्तक में हमें जानकारी किसकी मिलती है। इस पुस्तक में हमें दोस्तों थोहर चंद के बारे में जानकारी मिलती है। और थोहर चंद के बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने आपको चंद वंश के बारे में अच्छे से बताया है कि ठीक है। और थोहर चंद दोस्तों चंद वंश का इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है, ये सारे फैक्ट याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए दोस्तों, राज्य में स्थित किस किले को गीदड़ का महल कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको मैंने बताया है, आपको बताना है राज्य में किस किले को गीदड़ का महल कहा जाता है। ऑप्शन देखिए, राजबुंगा किला, श्यालबुंगा किला, लंदन फोर्ट या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, राज्य के किस किले को कहा जाता है गीदड़ का महल। तो 8 का राइट आंसर रहेगा श्यालबुंगा किला। ठीक है, बी इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों, याद रखेंगे श्यालबुंगा किले को क्या कहा जाता है, गीदड़ का महल कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था दोस्तों, इस श्यालबुंगा किले से चंदवंश का कौन सा शासक जो है यहाँ से लड़ता था। तो याद रखेंगे श्यालबुंगा किले से कौन लड़ता था, लक्ष्मी चंद। ठीक है, बताया था मैंने आपको लक्ष्मी चंद के बारे में। ठीक है, कौन था लक्ष्मी चंद, ये था दोस्तों रुद्रचंद का छोटा पुत्र। ठीक है, रुद्रचंद का पुत्र था दोस्तों लक्ष्मी चंद। और लक्ष्मी चंद दोस्तों इस श्यालबुंगा किले से लड़ता था, मैंने आपको बताया था। साथ ही साथ दोस्तों आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ से आपके क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, लक्ष्मी चंद से कई प्रकार के आपको क्वेश्चन बन सकते हैं। लक्ष्मी चंद को दोस्तों क्या कहा जाता है, लक्ष्मी चंद को कहा जाता है लखुली बिराली। क्या कहा जाता है, लखुली बिराली। ठीक है, आपको सीधे पूछा जा सकता है चंद्रवंश की किस शासक को जो है लखुली बिराली कहा जाता है। तो याद रखेंगे लक्ष्मी चंद को कहा जाता है। साथ ही साथ यह एक डरपोक शासक था दोस्तों, क्या था, डरपोक शासक। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था लक्ष्मी चंद को अल्मोड़े का निर्माता कहा जाता है, यानी कि अल्मोड़ा का निर्माता किसको कहा जाता है, लक्ष्मी चंद को कहा जाता है अल्मोड़े का निर्माता। ठीक है, क्यों कहा जाता है इसको अल्मोड़ा का निर्माता दोस्तों, याद रखेंगे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने दोस्तों अल्मोड़ा में लक्ष्मी चंद ने अनेक बाग बगीचे
दोस्तों लगाए थे, जैसे आपका नरसिंहवाड़ी हो गया, पांडेखोला हो गया, लक्ष्मेश्वर हो गया, ठीक है। इसको मैंने आपको बताया था इनके बारे में। साथ ही साथ दोस्तों यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बनता है लक्ष्मीचंद से, तो लक्ष्मीचंद से आपको एक फैक्ट और याद रखना है। लक्ष्मीचंद दोस्तों इसने 2 अदालतों का निर्माण किया था। 2 अदालतें बनाई थी लक्ष्मीचंद ने, ठीक है। ये 2 अदालतें कौन सी थी, इनके नाम आपको याद रखना है। 2 अदालतें कौन कौन सी थी? पहला था आपका न्योवाली, ठीक है, न्योवाली पहला, और दूसरी अदालत थी आपका बिस्टाली, ठीक है। क्या थी? बिस्टाली। ये 2 अदालतों का निर्माण किया दोस्तों लक्ष्मीचंद ने। जो न्योवाली अदालत थी दोस्तों, ये समस्त जनता के लिए थी, न्योवाली अदालत। और बिस्टाली अदालत किसके लिए थी? ये थी सैनिक मामलों के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों, याद रखेंगे जो श्यालबुंगा किला है, इस किले से कौन लड़ता था? लक्ष्मीचंद लड़ता था इस किले से। और मैंने आपको बताया लक्ष्मीचंद किसका पुत्र था? रुद्रचंद का पुत्र था, ठीक है। इसको लखुली विराली भी कहा जाता है लक्ष्मीचंद को, मैंने आपको बताया। अल्मोड़े का निर्माता कहा जाता है, क्योंकि अल्मोड़ा में अनेक बाग बगीचे लगाए थे लक्ष्मीचंद ने। और साथ ही साथ दोस्तों इसने 2 अदालतों का निर्माण किया, जिसमें मैंने आपको बताया पहला न्योवाली और दूसरा बिस्टाली। न्योवाली जो है समस्त जनता के लिए होती थी, और बिस्टाली जो है सैनिक मामलों के लिए होती थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अलकनंदा नदी में नाव डूबने से किस पंवार या परमार शासक की मृत्यु हुई थी? मैंने आपको बताया था, कई बार क्वेश्चन जो है मॉक टेस्ट में आ चुका है दोस्तों। क्या रहेगा राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 9 का? किस पवार शासक की मृत्यु जो है अलकनंदा नदी में डूबने से हुई थी? मैंने आपको कई बार इस क्वेश्चन को बता रखा है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों इसका श्याम शाह, ठीक है। तो याद रखेंगे श्याम शाह की जो मृत्यु हुई दोस्तों, वो अलकनंदा नदी में डूबने से हुई, ठीक है। बात करें श्याम शाह की दोस्तों, मैंने आपको श्याम शाह से बता रखा है, श्याम शाह जो है परमार या पंवार वंश का 45वां जो है क्या था? 45वां शासक था, ठीक है। याद रखेंगे 45वां शासक था श्याम शाह, परमार या पंवार वंश का। साथ ही साथ दोस्तों आपको श्याम शाह से याद रखना है, श्याम शाह का जो दरबारी कवि था, पूछा जा सकता है दरबारी कवि, सीधे पूछा जा सकता है श्याम शाह का दरबारी कवि कौन था, ठीक है। तो याद रखेंगे दोस्तों दरबारी कवि कौन था श्याम शाह का? शंकर गुरु। कौन था? शंकर गुरु, याद रखेंगे। तो श्याम शाह का दरबारी कवि कौन था? शंकर गुरु। साथ ही साथ मैंने आपको श्याम शाह के बारे में बताया था कि अलकनंदा नदी में डूबने से इसकी मृत्यु हुई थी। तो आपको पूछा जा सकता है दोस्तों, श्याम शाह अलकनंदा नदी में डूबने से श्याम शाह की मृत्यु हुई, तो अलकनंदा नदी में कब डूबा श्याम शाह, ये भी आपको पता रहना चाहिए। तो ये पूछा जा सकता है, तो याद रखेंगे यहाँ पर। तो अलकनंदा नदी में जो है श्याम शाह कब डूबा? 1631 में, ठीक है। 1631 में दोस्तों श्याम शाह जो है अलकनंदा नदी में डूबा, ठीक है। इसको याद रखेंगे कि पूछा जा सकता है आपको। क्लियर है? तो सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं श्याम शाह से। और श्रीनगर के समीप मैंने बताया था सामाशाही बागान, ठीक है। सामाशाही बागान किसने बनाया था श्रीनगर के समीप? ये भी श्याम शाह ने ही बनाया था, ठीक है। सामाशाही बागान, तो सामाशाही बागान जो है किसने बनाया था श्रीनगर के समीप? तो याद रखेंगे श्याम शाह ने बनाया था। और श्याम शाह का जो दोस्तों कार्यकाल था, शासन था, कब से कब तक था? तो ये भी याद रखेंगे 1611 से लेके 1631 तक, ठीक है। 1611 से लेके 1631 तक, ठीक है। एक मिनट, 1611 से लेके 1631 तक शासन रहा दोस्तों श्याम शाह का, ठीक है। और लास्ट में मैंने बता दिया 1631 में अलकनंदा नदी में डूबने से दोस्तों श्याम शाह की मृत्यु हुई थी, ठीक है। ये सारे फैक्ट आपको दोस्तों याद रखने हैं श्याम शाह से। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? तो इजी क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आपको पूछा जा चुका है, खुड़बुड़ा का युद्ध कहाँ हुआ और कब हुआ, ठीक है। तो राइट आंसर क्या रहेगा 10 का? तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ? 14 मार्च 1803, 14 मई 1804, 14 जुलाई 1804 या फिर
14 सितंबर 1803। तो राइट आंसर क्या रहेगा 10 का राइट आंसर रहेगा 14 मई 1804। तो 20 का राइट आंसर रहेगा, आप सभी जानते हैं दोस्तों, खुड़बुड़ा का जो युद्ध है वो कब हुआ, 14 मई 1804 को हुआ। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ये खुड़बुड़ा का जो मैदान है दोस्तों, खुड़बुड़ा मैदान में हुआ था खुड़बुड़ा युद्ध, तो खुड़बुड़ा मैदान कहाँ है, तो ये है आपका देहरादून में। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ से आपको पूछा जा सकता है कि खुड़बुड़ा का युद्ध जो है किसके बीच हुआ, किनके बीच जो है खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, तो याद रखेंगे किसके बीच हुआ खुड़बुड़ा का युद्ध, गोरखाओं, ठीक है, गोरखाओं और किसके बीच हुआ, गोरखाओं और गढ़वाल के शासक प्रद्युम्न शाह। ठीक है, प्रद्युम्न शाह, ठीक है, प्रद्युम्न शाह। तो गोरखाओं और गढ़वाल के शासक प्रद्युम्न शाह के बीच दोस्तों खुड़बुड़ा का युद्ध हुआ, जिसमें प्रद्युम्न शाह जो है वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों इस युद्ध के पश्चात संपूर्ण उत्तराखंड पर गोरखा शासन स्थापित हो गया था। ठीक है, ये सारे फैक्ट मैंने आपको बता रखे हैं, आप जो है प्लेलिस्ट में जाके जो डिटेल क्लासेस है उनको आप जरूर देखिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए, टिहरी रियासत के किस राजा ने उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। तो आपको बताना है, टिहरी रियासत के बारे में मैंने आपको बता रखा है, टिहरी रियासत में कितने राजा हुए। ठीक है, आपको बताना है किस राजा ने उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। ऑप्शन देखिए, सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह। तो क्या रहेगा दोस्तों इसका राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों सुदर्शन शाह। ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों, ए इसका राइट आंसर रहेगा। तो टिहरी रियासत के किस राजा ने उत्तरकाशी में विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, तो सुदर्शन शाह ने करवाया। ठीक है, विश्वनाथ मंदिर कहाँ है पूछा जा सकता है आपको, उत्तरकाशी में है। ठीक है, किस राजा ने बनाया, ठीक है, किस राजा ने इसका जीर्णोद्धार कराया, तो सुदर्शन शाह ने कराया। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों आपको सुदर्शन शाह से यहाँ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सुदर्शन शाह दोस्तों पंवार वंश का, ठीक है, तो टिहरी रियासत का ये कौन से क्रम का था, पहला राजा था टिहरी रियासत का। ठीक है, टिहरी रियासत में कितने राजा हुए, मैंने बताया था टिहरी रियासत में 6 राजा हुए। ठीक है, उनमें सबसे पहले जो राजा था वो था आपका सुदर्शन शाह। ठीक है, सुदर्शन शाह का जो कार्यकाल था दोस्तों, कब से कब तक शासन किया सुदर्शन शाह ने, तो याद रखेंगे 1815 से लेके आपका 1859 तक शासन रहा दोस्तों सुदर्शन शाह का। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों मैंने आपको यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन बताए हैं कि जो है सुदर्शन शाह को जो है बोलांदा बदरीस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है सुदर्शन शाह को, बोलांदा बदरीस। ठीक है, बोलांदा बदरीस। ठीक है, बोलांदा बदरीस के नाम से जाना जाता है सुदर्शन शाह को, याद रखेंगे दोस्तों। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था जो चैतू और माणकू जो कलाकार थे वो सुदर्शन शाह के दरबार में थे। ठीक है, कौन थे, चैतू और माणकू कलाकार, सीधे पूछा जा सकता है आपको, चैतू और माणकू कलाकार किसके दरबार में थे, तो ये दोस्तों सुदर्शन शाह के दरबार में थे, याद रखेंगे। और साथ ही साथ मैंने बताया आपको टिहरी रियासत में 6 राजा हुए। ठीक है, 4 राजा तो यहाँ आपको दिख रहे हैं ऑप्शन में, देखिए सुदर्शन शाह, भवानी शाह, प्रताप शाह, नरेंद्र शाह, 4 यहाँ होंगे। 2 और कौन कौन से हो गए आपके, कीर्ति शाह और मानवेंद्र शाह। ठीक है, इन दोनों फैक्ट दोस्तों याद रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दोस्तों, किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है। आप सभी जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ठीक है, तो आपको बताना है उस समय जो है ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का, ऑप्शन देखिए, फिशर, H.G. रोज, हेनरी रैमजे या फिर J.R. ग्रीक। तो 12 का राइट आंसर क्या रहेगा, किस ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। तो 12 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों H.G. रोज। ठीक है, 20 का राइट आंसर रहेगा, आप सभी जानते हैं कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 1885 में हुई थी। ठीक है, तो उस समय कौन थे कुमाऊं कमिश्नर, ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर, वो थे आपकी H.G. रोज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। H.G. रोज का जो कार्यकाल था दोस्तों कब से कब तक था, याद रखेंगे 1885 से लेके
1887 तक 2 साल का इनका कार्यकाल था दोस्तों एच.जी. रोज का। और इसी समय दोस्तों क्या हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों ये जो एच.जी. रोज थे दोस्तों, ये 8वें कमिश्नर थे ब्रिटिश कुमाऊं के। ठीक है, 8वें क्रम के कमिश्नर थे एच.जी. रोज। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर एक फैक्ट और याद रखना है, एच.जी. रोज के कार्यकाल में एक तो आपने देखा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, दूसरा याद रखेंगे गढ़वाल राइफल्स की स्थापना भी हुई। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप कार्यकाल याद रखेंगे तो यहाँ से आप इसको क्लियर दोनों चीज कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखना है 1885 से 1887 तक जो है एच.जी. रोज का कार्यकाल था। ठीक है, तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, और साथ ही साथ गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई, 1887 में। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स, ठीक है, गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कब हुई, 1887। तो दोनों फैक्ट याद हो जाएंगे आपको। ठीक है, 1885 में कांग्रेस की स्थापना, 1887 में आपका गढ़वाल राइफल्स की स्थापना। कहाँ हुई गढ़वाल राइफल्स की स्थापना, मैंने आपको बताया था गढ़वाल राइफल्स की स्थापना कहाँ हुई, ये हुई लैंसडाउन पौड़ी में। ठीक है, याद रखेंगे, दोनों फैक्ट याद रखेंगे कब हुई और कहाँ हुई। ठीक है, चल क्लियर है ना। चल आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 है, मुक्तेश्वर नैनीताल में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई। तो आप सभी जानते हैं पशु अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये मुक्तेश्वर नैनीताल में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई ये बताना है आपने। ऑप्शन देखिए 1888, 1890 या फिर 1893 या फिर 1898। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 13 का, पशु अनुसंधान संस्थान। पहला क्वेश्चन कहाँ स्थित है, तो ये मुक्तेश्वर में है। मुक्तेश्वर आपका नैनीताल जनपद में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई याद रखेंगे, तो 13 का राइट आंसर क्या रहेगा, 13 का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 1893। ठीक है, सी इसका राइट आंसर रहेगा। याद रखेंगे मुक्तेश्वर में पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब हुई, तो 1893 में हुई। ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है दोस्तों। ठीक है, यहाँ से क्या क्वेश्चन बनेगा कि पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना जो है कब हुई, 1893 में हुई। ठीक है, इस समय दोस्तों कमिश्नर कौन थे, इस समय ब्रिटिश कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। ठीक है, बात करें इस समय कमिश्नर की, तो कमिश्नर कौन थे, तो इसमें कमिश्नर थे दोस्तों डी.टी. रॉबर्ट्स। ठीक है, नाम याद रखेंगे डी.टी. रॉबर्ट्स। ठीक है, रॉबर्ट्स, तो याद रखेंगे डी.टी. रॉबर्ट्स के कार्यकाल में दोस्तों क्या हुआ, पशु अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई। ठीक है, याद रखेंगे। और डी.टी. रॉबर्ट्स का कार्यकाल की बात करें तो उसका कार्यकाल रहा दोस्तों 1892 से 94 तक। ठीक है, 1892 से, ठीक है, 94 तक। ठीक है, क्लियर है, तो इसको याद रखेंगे। तो 2 साल रहा कार्यकाल। ये 2 सालों में दोस्तों आपका क्या हुआ, अनुसंधान संस्थान यानी कि आपका पशु अनुसंधान संस्थान मुक्तेश्वर का, इसकी स्थापना हुई। ठीक है, आपको सीधे यहाँ पर कमिश्नर पूछा जा सकता है। ठीक है, संस्थान की स्थापना का भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये संस्थान कहाँ है, पशु अनुसंधान संस्थान, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर दोस्तों। 14 है आपका, निम्न में कौन एक कुमाऊं परिषद का सदस्य नहीं था। ठीक है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है कुमाऊं परिषद के बारे में। ठीक है, कुमाऊं परिषद का सदस्य इनमें से कौन नहीं था ये बताना है। ऑप्शन देखिए, हरगोविंद पंत, इंद्रलाल शाह, मोहन जोशी या फिर कल्याण जोशी। तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों 14 का, तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर दोस्तों, कुमाऊं परिषद का सदस्य नहीं था इनमें से। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों हरगोविंद पंत जी थे, इंद्रलाल शाह जी भी थे, मोहन जोशी भी थे, लेकिन आपका कल्याण जोशी ये कुमाऊं परिषद के सदस्य नहीं थे। तो डी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ आपको याद रखना है कुमाऊं परिषद से मैंने आपको सारे फैक्ट बताए। यहाँ से दोस्तों हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कुमाऊं परिषद से। ठीक है, तो याद रखेंगे कुमाऊं परिषद के गठन की बात करें। ठीक है, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ, तो मैंने आपको बता रखा है कुमाऊं परिषद का गठन दोस्तों 30 सितंबर 1916। ठीक है, 30 सितंबर 1916 को दोस्तों गठन हुआ कुमाऊं परिषद का। कहाँ हुआ गठन पूछा जा सकता है, तो 30 सितंबर 1916 को
गठन हुआ कुमाऊं परिषद का नैनीताल में। ठीक है, पूछा जा सकता है कहाँ हुआ कुमाऊं परिषद का गठन, नैनीताल में। कब हुआ, 30 सितंबर 1916। दोनों चीज याद रखेंगे। बात करें कुमाऊं परिषद के सदस्यों की, तो कुमाऊं परिषद के सदस्य दोस्तों आप सभी जानते हैं। देखिए, हरगोविंद पंत जी थे, इंद्रलाल शाह, मोहन जोशी, साथ ही साथ बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, और कौन थे, बद्रीदत्त पांडे भी थे सदस्य, बद्रीदत्त पांडे। ठीक है, और कौन थे, मैंने आपको बताए थे। और कौन थे बद्रीदत्त पांडे के बाद, लक्ष्मीदत्त शास्त्री। ठीक है, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, ये भी कुमाऊं परिषद के क्या थे, सदस्य थे। ठीक है, लक्ष्मीदत्त शास्त्री के साथ इंद्रलाल शाह मैंने आपको बता दिया, प्रेम बल्लभ पांडे थे। ठीक है, प्रेम बल्लभ पांडे। तो ये सारे आपको याद रखने हैं, कोई भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, साथ ही साथ दोस्तों कुमाऊं परिषद में यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं परिषद के कितने अधिवेशन हुए। ठीक है, तो याद रखेंगे कुमाऊं परिषद के 6 अधिवेशन हुए, मैंने आपको बता रखे हैं सारे 6 अधिवेशन कौन कौन से हुए कुमाऊं परिषद के। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, कब हुआ पहला अधिवेशन। ठीक है, इसका गठन तो कुमाऊं परिषद का कब हुआ, 1916 में गठन हुआ। ठीक है, 30 सितंबर 1916। लेकिन इसका जो दोस्तों अधिवेशन हुए, इसके 6 अधिवेशन, ये ये जो पहला अधिवेशन हुआ कुमाऊं परिषद का वो कब हुआ, 1917 में हुआ, यानी कि स्थापना के बाद। ठीक है, स्थापना याद रखेंगे 1916। 17 में पहला अधिवेशन हुआ कुमाऊं परिषद का, 1917 में। 1918 में दूसरा हुआ। ठीक है, तीसरा कब हुआ, तीसरा हुआ 1919 में, और चौथा हुआ 1920 में। ये 4 तो आप ऐसे याद रखें। ठीक है, और 5वां हुआ आपका 1923 में, और उसके बाद दोस्तों छठा हुआ आपका 1926 में। ठीक है, तो ये 6 जो है दोस्तों कुमाऊं परिषद के जो हैं अधिवेशन हुए 1917 में, 18 में, 19 में, 20 में, 1923 में और 1926 में। 1917 में कहाँ हुआ, 1917 में हुआ अल्मोड़ा में। ठीक है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, 1917 में अल्मोड़ा में हुआ। दूसरा 1918 में हल्द्वानी में हुआ। ठीक है, और 1919 में कहाँ हुआ, 1919 में कोटद्वार में हुआ। ठीक है, कोटद्वार। ठीक है, 1920 में कहाँ हुआ, 1920 में हुआ आपका काशीपुर में। ठीक है, कहाँ हुआ, काशीपुर में। ठीक है, और 1923 में कहाँ हुआ, 1923 में हुआ टनकपुर में। ठीक है, और 1926 में हुआ गनियातोली रानीखेत में। ठीक है, तो ये 6 जो है दोस्तों अधिवेशन हुए कुमाऊं परिषद के, और इनके मैंने अध्यक्षता किसने की ये भी मैंने आपको बता रखे हैं सारे। ठीक है, पहला कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन हुआ 1917 में, कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में हुआ। अध्यक्षता किसने की, जयदत्त जोशी ने। ठीक है, ये सारे फैक्ट दोस्तों आपको याद रखने हैं कुमाऊं परिषद से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, उत्तराखंड का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बताना है। आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन है, ठीक है, ये कब आयोजित हुआ ये बता देता हूँ आपको। 12 जनवरी 2025 को दोस्तों इसका आयोजन हुआ। ठीक है, आपको बताना है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी उत्तराखंडी सम्मेलन जो है इसका आयोजन कहाँ हुआ। ठीक है, नैनीताल में हुआ, देहरादून में हुआ, ऋषिकेश में हुआ, या फिर हरिद्वार में हुआ। तो ये आपने बताना है, और इसका आंसर दोस्तों आपने कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, इसका आंसर फिर कल हम जो है नेक्स्ट मॉक टेस्ट में इसका आंसर जो है आपको बताएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन यहीं तक, और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।